ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती कामयाबी किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जो कि राजपूत काल है, राजपूत वंश है, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। और बहुत अक्सर एग्जाम में राजपूत काल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट राजपूत काल के अकॉर्डिंग बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहती है और बच्चे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके आंसर गलत करके आते हैं। तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, चाहे तो स्पीड बढ़ा सकते हैं आप, बट स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो हमारी बहुत छोटी होने वाली है बट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है राजपूत काल से रिलेटेड, जिसमें हम राजपूत काल के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। और इसकी प्रीवियस वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास के कुछ और टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि अरबों का भारत पर आक्रमण, मोहम्मद गोरी के बारे में, महमूद गजनवी के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, तो उन वीडियो को जरूर देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है आपका एक सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यहाँ हमारे चैनल पे आपके स्टडी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाली हैं। तो इसलिए हमारी वीडियोस को फॉलो कीजिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कीजिए, एक अच्छी नॉलेज पाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में कुछ मिले या ना मिले बट नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो हमारे पास इस वक्त नॉलेज है वही हमेशा काम आने वाली है। विदाउट नॉलेज हम एक ब्लैंक पेज की तरह है जिसका कोई भी यूज नहीं है, सिर्फ एक वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट पेपर की तरह है। तो चलिए फिर एक नई जानकारी जानते हैं। आज की इस वीडियो में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करते हैं, जो कि आपकी लाइफ में भी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं राजपूत काल के बारे में। तो राजपूत काल हमारा ज्यादा बड़ा नहीं माना जाता, छोटा ही काल है, बट इसका परिचय क्या है, किस तरह से राजपूतों की उत्पत्ति हुई, इसमें भी इतिहासकारों के बहुत ज्यादा मतभेद हैं। किसी एक इतिहासकार ने सही नहीं बताया है कि राजपूतों की उत्पत्ति किस तरह से हुई थी, तो बहुत सारे मतभेद हैं। तो हम उन्हीं इतिहासकारों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे जो कि इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। तो 7वीं से 12वीं सदी जो राजपूत काल माना जाता है वह 7वीं से 12वीं सदी के बीच का काल माना जाता है, कि 7वीं सदी से 12वीं सदी तक राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, राजपूतों ने शासन किया था। देन उसके बाद उत्पत्ति की, राजपूतों की उत्पत्ति किस तरह से हुई थी, कौन थे राजपूत, तो कर्नल जेम्स टोड एवं स्मिथ ये एक इतिहासकार रहे हैं जो कि विदेशी इतिहासकार हैं। तो इनका नाम है कर्नल जेम्स टोड एवं स्मिथ। अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राजपूत वंश की जो उत्पत्ति हुई थी उसमें कर्नल जेम्स टोड एवं स्मिथ का क्या मत है, उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा है। तो जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। तो विदेशी जातियों से उत्पत्ति, तो कर्नल जेम्स का कहना है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई थी वो विदेशी जातियों से हुई थी, कि भारत के बाहर जो भी जातियां, जो भी जनजातियां फैली हुई थी उन्हीं में से राजपूत वंश बाहर आया था। राजपूत वंश की उत्पत्ति उन्हीं जातियों में से हुई थी। बट गौरी शंकर हीरा ओझा जो हैं उनका क्या कहना है, प्राचीन शक्तियों के राजवंश, कि जो हमारी प्राचीन शक्तियां रह चुकी है, मीन्स हमारे जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें हमने इतने सारे शक्तियों के बारे में पढ़ा था, कि मौर्य काल, राजपूत वंश, इतने सारे वंश हमने पढ़े थे। दिन उससे पहले भी हम बहुत सारे युगों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि राजपूत काल की उत्पत्ति उन्हीं प्राचीन शक्तियों से हुई है, जो राजपूत है वो प्राचीन शक्तियों के वंशज हैं। तो ऐसा कहा जाता है। कौन कहता है, गौरी शंकर हीरा ओझा। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा कि कर्नल जेम्स का क्या कहना था, देन उसके बाद गौरी शंकर हीरा ओझा का क्या कहना था। देन उसके बाद गोपीनाथ शर्मा, ये भी एक इतिहासकार रहे हैं, अब इन्होंने क्या कहा है राजपूतों के बारे में यह भी हम जान लेते हैं। ब्राह्मणों से उत्पत्ति, तो गोपीनाथ शर्मा जो है वो कहते हैं कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई है, किनकी,
राजपूत वंश की, राजपूतों की। अब जैसे कि क्या कहा जाता है कि ब्राह्मण जो थे उनके में दाएं हाथ से इस वंश का उद्भव हुआ, इस वंश से उसका, और पैरों से वैश्य। आप जानते हैं कि हमारे जो कैटेगरी वाइज बटे हुए हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र जो है सबसे छोटी जात मानी जाती है, जिनको अछूत भी माना जाता है। तो इसी तरह से गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि ब्राह्मणों से ही किसकी उत्पत्ति हुई है, राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। देन उसके बाद चंद्रवरदाई भी एक इतिहासकार हैं। अब उनका क्या कहना है यह भी हम जान लेते हैं। अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत, इन्होंने कहा है कि अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, और इन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ तर्क भी दिए हैं, जैसे कि 36 गोत्र या कुल। आप जानते हैं गोत्र क्या होता है, कुल क्या होता है, मुझे समझाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो चंद्रवरदाई का कहना है कि अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है, और जो राजपूत थे उनके 36 गोत्र या फिर कुल थे, 36 कुल थे या फिर 36 गोत्र थे, ऐसा कहा है चंद्रवरदाई ने। अब उन 36 गोत्र या कुल को भी इन्होंने डिवाइड किया है। किस किस में डिवाइड किया है आप देख सकते हैं, टेबल की तरह बना हुआ है। तो सूर्य वंश, तो 36 गोत्र में से सूर्य वंश को डिवाइड किया है, जो कि 10 है। तो 10 राजपूत तो हो गए हमारे सूर्य वंश के। देन उसके बाद चंद्रवंश, तो चंद्रवंश से लिए गए हैं 11। देन उसके बाद अग्निवंश से लिए गए हैं 4। देन उसके बाद ऋषि वंश, तो ऋषि वंश से 12। तो यह हमारे इस तरह से 36 गोत्र बताए गए हैं चंद्रवरदाई के अनुसार। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी कि राजपूत वंश जो है, राजपूत काल जो है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। हमने सभी इतिहासकारों के मत पढ़ लिए हैं कि किसका क्या मत है। तो आई होप कि आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। किसी का भी पूछा जाता है तो ज्यादा नहीं है याद करने को, वैसे आपको नाम याद करना है, देन उनके मत याद करने हैं। आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं थोड़ा सा याद करने से। देन अब हम जान लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। प्रमुख राजवंश, जो राजपूत काल था उसके प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे। अब जो राजपूत काल था वो भी अलग अलग भागों में विभाजित थे, किस तरह से ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है गुज्जर प्रतिहार वंश। तो राजपूत काल का सबसे पहला वंश था, कौन सा था, गुज्जर प्रतिहार वंश। हम एक बार मैप में भी देख लेते हैं कि गुज्जर प्रतिहार वंश कहाँ पर शासन करता था। तो आप ये भारत का मैप देख सकते हैं, इसमें गुजरात की साइड यहाँ लाइन बनी हुई है, तो आप इस साइड का हिस्सा देख सकते हैं, पूरा गुजरात कवर किया हुआ है। तो गुज्जर प्रतिहार वंश यहाँ पर शासन करता था। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है अपने माइंड में। सभी आज हमें सारी बातें क्लियर करनी है कि किस तरह से राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, क्या क्या सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति के, और राजपूतों की उत्पत्ति के प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला गुज्जर प्रतिहार वंश, जिसने गुजरात में शासन किया था। देन उसके बाद चौहान वंश। चौहान वंश के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, बहुत डिस्कस किया था हमने, बहुत डिटेल में किया था। पृथ्वीराज चौहान का जब शासन था, तो पृथ्वीराज चौहान किस वंश का था, चौहान वंश का। तब चौहान वंश कहाँ पर स्थित था, आप मैप में देख सकते हैं, राजस्थान की साइड हमारा चौहान वंश है। तो चौहान वंश के राजा थे पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इस हिसाब से आप चौहान वंश को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। देन उसके बाद जो हमारा थर्ड वंश है वो है परमार वंश। अब परमार वंश का शासन भी रहा है चौहान वंश के बाद। अब कहाँ था परमार वंश, हम यह भी जान लेते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र पड़ता है, तो महाराष्ट्र के ठीक बराबर में हमारा जहाँ मालवा के पठार पड़ते हैं, मालवा के पठार हैं, तो वहीं पर परमार वंश का शासन हुआ करता था। तो परमार वंश के जो राजा थे कौन थे, राजा भोज। तो राजा भोज थे परमार वंश के शासक। आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो मालवा के पठार हैं वहीं पर परमार वंश हुआ करता था। देन उसके बाद चालुक्य या फिर सोलंकी वंश। तो चालुक्य या फिर सोलंकी वंश किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। अब ये कहाँ था, यह था गुजरात में, ठीक वही जहाँ पे गुज्जर प्रतिहार वंश था। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, हम वो भी पढ़ लेते हैं। जो हमारा गुज्जर प्रतिहार वंश था, धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म होती चली गई, धीरे धीरे गुज्जर प्रतिहार वंश डाउन होता चला गया। अब डाउन होने से क्या हुआ, एक नए वंश का उद्भव हुआ।
कौन सा नया वंश? चालुक्य वंश। अब जब इसकी गुज्जर प्रतिहार वंश की शक्ति घटने लगी, देन उसके बाद चालुक्य वंश की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो इसीलिए एक दिन ऐसा आया कि गुज्जर प्रतिहार वंश बिल्कुल खत्म हो गया और उसके स्थान पर क्या आ गया? चालुक्य वंश आ गया। तो यह आप बहुत अच्छे से याद रखिए कि गुज्जर प्रतिहार वंश की शक्ति जैसे जैसे खत्म होने लगी वैसे ही चालुक्य वंश की शक्ति बढ़ने लगी। और एक दिन ऐसा आया कि गुज्जर प्रतिहार वंश खत्म हो गया, देन उसके बाद वहीं पर चालुक्य वंश की स्थापना हो गई। चालुक्यों ने अपना वंश वहां पे स्टार्ट कर लिया, अपने शासन करना गुजरात में स्टार्ट कर लिया। तो आई होप कि यह आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। देन उसके बाद चंदेल वंश। चंदेल वंश के बारे में भी आपने प्रीवियस वीडियो में सुना है, तो जान लेते हैं चंदेल वंश। तो चंदेल वंश था हमारा मध्य प्रदेश में। आप जानते हैं यहाँ मध्य प्रदेश पड़ता है, तो यहाँ से चंदेल वंश। चंदेल शासक आपने सुना होगा, चंदेल राजा के बारे में आपने नाम सुना होगा, तो वही है चंदेल वंश। उसके बाद जो हमारा लास्ट वंश पड़ता है कौन सा? गढ़वाल वंश। तो गढ़वाल वंश जो है वो कहाँ था? आप ये जान सकते हैं। यहाँ पे क्या पड़ता है? हार की साइड है, बिहार पड़ता है यहाँ पे हमारा। तो यहाँ था गढ़वाल वंश। तो गढ़वाल वंश के जो राजा थे कौन थे? वो जयचंद थे, जिनके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि जब तक हमें पहले का ही पता नहीं होगा तो हम आगे का कैसे पढ़ेंगे ध्यान लगाकर। तो इसलिए हमें पहले का पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी हम बात का अच्छे से पढ़ पाएंगे। देन उसके बाद हमारा एक वंश और पड़ता है, कौन सा वंश? तोमर वंश। आप देख सकते हैं तोमर वंश के बारे में, वो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के नीचे। जम्मू कश्मीर है हमारा, तो जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे हमारा तोमर वंश पड़ता है। और तोमर वंश के जो राजा थे वो थे अनंगपाल। अनंगपाल आपने नाम सुना होगा, नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, अब जान लीजिए कि तोमर वंश के जो शासक थे वो थे अनंगपाल। तो आई होप कि यह सब आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि राजपूत काल के प्रमुख राजवंश कौन से थे और कहाँ कहाँ पर शासन करते थे। अक्सर एग्जाम में राजपूत वंश से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चौहान वंश के राजा कौन थे, कहाँ पे चौहान वंश का शासन हुआ करता था, या फिर चंदेल वंश के राजाओं को किस नाम से जाना जाता है? चंदेल वंश के राजाओं को चंदेल शासक के नाम से ही जाना जाता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो इसी तरह से राजपूत काल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राजपूतों की उत्पत्ति के तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति के क्या क्या सिद्धांत है, राजपूतों की उत्पत्ति किस तरह से हुई थी, कहाँ से राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, क्या क्या मतभेद है इतिहासकारों में। तो अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। और अभी भी आपको लगता है कि हाँ आपको किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है, देन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका हर सवाल का जवाब दूंगी। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही हो। तो अगर थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक।